नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह एक बार फिर साबित हो गया है। एनसीपी के अजीत दादा पवार की निष्ठा तो लंबे समय से संदिग्ध रही है, लेकिन जो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वसले पाटिल कल सुबह तक शरद पवार के सबसे खास समझे जाते थे, वे भी पार्टी छोड़कर और शरद पवार को धता बताते हुए भाजपा से जा मिले। यह सब कितने गुप्त रूप से हुआ होगा, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार को भी कानों कान खबर तक नहीं हुई। कुछ लोग राजभवन पहुंच रहे हैं। इस बारे में असलियत का पता लगाने के लिए शरद पवार ने जिन दिलीप वसले पाटिल को फोन किया, कुछ देर बाद पता चला कि खुद पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। दरअसल महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वह शिवसेना की तोड़फोड़ से काफी कुछ मिलता जुलता है। हालांकि शिवसेना के टूटते वक्त विधायकों को लंबे समय तक यहां वहां छिपाया गया था, लेकिन एनसीपी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे ने जब अलग शिवसेना की योजना बनाई, तब पार्टी में एक तरह से बाप बेटे यानी उद्धव ठाकरे और उनके बेटे ही रह गए। वैसे ही एनसीपी में भी हुआ। अब बाप बेटी यानी शरद पवार और सुप्रिया सुले ही रह गई। जिस तरह उद्धव के साथ संजय राउत खड़े रहे, वैसे ही शरद पवार के साथ जयंत पाटिल खड़े हैं। जिस तरह उद्धव गुट से शिवसेना और उसका निशान तक छिन गया, वही हालात एनसीपी में भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 40 विधायक साथ होने का दावा कर रहे अजीत पवार भी एनसीपी पर वैसे ही कब्जा करने के लिए उतारू हैं जैसे शिंदे ने शिवसेना पर किया था। कानूनी दांवपेच शायद पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। अजीत पवार को क्यों तोड़ा गया, इसकी कई वजह हैं। पहली तो यह कि 2019 में अल सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार की जो शपथ हुई थी वह आखिर 2 दिन में ही नाकाम हो गई थी। उसका बदला शरद पवार से लेना ही था। दूसरी वजह है भ्रष्टाचार। अजीत दादा सहित कई एनसीपी के बड़े नेताओं पर भाजपा की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। दरअसल परोक्ष रूप से ये आरोप इन नेताओं के घर और दफ्तरों में ईडी या सीबीआई भेजे जाने की धमकी के रूप में दिए जा रहे थे। संभवतः सभी बड़े नेताओं का भाजपा की शरण में जाने की सबसे बड़ी वजह यही है। जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते ही हर नेता पाक साफ हो जाता है। अब इन एनसीपी नेताओं पर लगता है कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। तीसरी वजह है एक होते विपक्ष के मनोबल को तोड़ना। चूंकि विपक्षी नेता जो थे, विपक्षी एकता की रणनीति में सबसे ज्यादा अनुभवी शरद पवार ही हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें ही झटका दिया गया। हालांकि शरद पवार ने इस घटनाक्रम के बाद कहा है कि पार्टी उन्होंने ही बनाई थी और इसे फिर से खड़ा करने की ताकत वे आज भी रखते हैं। वे राज्य भर में घूम घूम कर लोगों का समर्थन जुटाएंगे और नए नेता खड़े कर देंगे। हो सकता है कि इनके प्रति सहानुभूति की लहर भी पैदा हो जाए और वे तमाम राजनीतिक चालों को धराशायी कर दें, लेकिन यह आने वाला समय ही तय करेगा। एनसीपी के जिन 9 नेताओं ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली, उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह में प्रफुल्ल पटेल का मौजूद रहना शरद पवार के लिए सबसे बड़ा झटका है। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जिन्हें हाल ही में हुए संगठनात्मक फेरबदल में शरद पवार ने अजीत दादा पवार से भी बड़ा और अपनी बेटी सुप्रिया के बराबर वाला पद देकर के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। पार्टी के अंदरूनी हालात की बात करें तो बेटी सुप्रिया को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने के कारण बड़े नेता अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। अजीत दादा तो पहले से ही नाराज थे। बड़े नेताओं की नाराजगी को अजीत पवार ने हवा दी और सबको इकट्ठा करके बड़ा दांव खेल दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद अजीत पवार ने दावा किया कि एनसीपी पार्टी और सिंबल उनका है। इसके कुछ ही देर बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि वे ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। शरद पवार ने दावा किया कि अजीत के साथ राजभवन गए कुछ विधायकों का भी फोन आया था। उन्होंने कहा कि हमें कुछ और कहकर बुलाया गया है। उनमें से कुछ ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता में एक बड़े घोटाले की बात कही थी। इसके बाद यह घटना सामने आई है। एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद पार्टी किसकी होगी, इसे लेकर खींचातानी भी शुरू हो गई है। इधर अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों की बगावत के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर और चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है।
इसमें कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है। शरद पवार ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। अजित की पार्टी पर दावे से जुड़ी कोई भी अपील पर कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को ही सुना जाए। इस बीच पार्टी ने जितेंद्र आव्हाड को विधानसभा में विपक्ष का नेता और प्रमुख सचेतक नियुक्त किया है। इससे पहले अजित पवार के पास यह जिम्मेदारी थी। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजित पवार ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 53 में से 40 विधायक हैं, यानी 1/3 से ज्यादा। उन्होंने एनसीपी छोड़कर शिवसेना भाजपा से हाथ नहीं मिलाया है, बल्कि एनसीपी के तौर पर यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को महत्व दिया जाता है। हमारी पार्टी 24 साल पुरानी है और युवा लीडरशिप को आगे आना चाहिए। ऐसे में पार्टी पर अधिकार को लेकर चुनाव आयोग में अजीत पवार गुट का दावा मजबूत रहेगा और शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का कहना है कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक याचिका विधानसभा स्पीकर के पास दाखिल की है। इन 9 विधायकों में से किसी ने पार्टी को नहीं बताया कि वे पार्टी छोड़ने वाले, या किसी को भी नहीं बताया कि वे पार्टी छोड़ने वाले। ये पार्टी के नियमों के खिलाफ है। पाटिल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। हम इन 9 विधायकों के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि हमें यकीन है कि ये सभी विधायक एनसीपी में लौट आएंगे। अगर वे आते हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने कहा है कि मुझे देश के हर कोने से समर्थन मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी ने मुझे कॉल किया है, इसलिए मैं इस घटनाक्रम से परेशान नहीं। शरद पवार का कहना है कि 2-3 दिन में वे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर हालात की समीक्षा करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद अब आगे क्या होगा, शरद पवार का अगला कदम क्या होगा, साथ ही एनसीपी व चुनाव चिन्ह पर अजित पवार के दावे में कितना दम है, क्योंकि अजित पवार खेमे का दावा है कि एनसीपी के मौजूदा 53 में से 40 विधायकों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। एकनाथ शिंदे के मामले में चुनाव आयोग ने संख्या देखते हुए शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया था। और क्या विधायकों पर दल बदल कानून लागू होगा या नहीं? इस कानून की 2 शर्तें हैं। जिस दल को नेता छोड़ रहा है उसका दूसरे दल में विलय हो जाए, या 2/3 विधायक सहमत हों। दोनों स्थितियां इस समय अजित पवार के पक्ष में हैं। अजित पवार का दावा है कि उन्हें राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायकों में से 40 विधायकों से ज्यादा का समर्थन प्राप्त है। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से बचने के लिए अजित के पास 36 से अधिक विधायक होना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि अजित पवार के इस कदम के बाद शिंदे गुट की उपयोगिता खत्म सी हो गई है। 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। शिंदे फडणवीस सरकार के पास 160 का आंकड़ा था, अब 35 एनसीपी के विधायक हैं। भाजपा और शिवसेना के 10-10 मंत्री हैं। 23 पदों में 9 एनसीपी के हो गए हैं। भाजपा ने शिंदे को 5 मंत्री हटाने का सुझाव दिया था, अब उन्हें भाजपा के निर्देशों पर अमल करना होगा। अजित पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार गिरने के बाद पिछले साल जुलाई में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला था। सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद अजित पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तब सुप्रिया सुले ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी मुख्यमंत्री के पद के बराबर होता है, फिर इतने अहम पद से मुक्त क्यों होना चाहते हैं? इस पर अजित पवार ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सख्त व्यवहार नहीं करता हूं। मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने में कभी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पार्टी विधायकों की मांग पर यह भूमिका स्वीकार की थी। इस घटनाक्रम के परोक्ष परिणाम पर नजर डालें तो एनसीपी को साधकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र को सबसे आसान राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। जानकारों का मानना है कि भाजपा बिहार में भी ऑपरेशन लोटस का पार्ट 2 ला सकती है। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण 2 जुलाई को एक बार फिर पलट गए। एनसीपी नेता अजित पवार ने चाचा शरद पवार का दूसरी बार साथ छोड़ा है और 8 सीनियर विधायकों के साथ बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। यह सब कुछ सिर्फ 1 घंटे में हुआ है। एनडीए ने जितनी तेजी अजित पवार और उनके विधायकों को मंत्री बनाने में दिखाई, उतनी ही रफ्तार से अजित पवार को एनसीपी से अलग किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अजित पवार को सरकार में शामिल करने का फैसला सिर्फ 2 दिन पहले लिया गया था। इसकी शुरुआत 28 जून से हुई थी। दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक थी। मंच पर लगे पोस्टर में शरद पवार थे, साथ में कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल। अजित पवार को पोस्टर में जगह नहीं दी गई थी।
सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये एनसीपी की पहली कार्यकारिणी की बैठक थी। अजित पवार के पास पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। इस बात से अजित पवार काफी नाराज हुए। इसी नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया और 30 जून को एक आर्टिकल में एकनाथ शिंदे को सबसे असफल सीएम बताने वाले अजित पवार को सरकार में शामिल होने का ऑफर दे दिया। अजित पवार ने आसानी से यह ऑफर मान भी लिया। बताया जा रहा है कि अजित पवार को सरकार में शामिल करने में देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका रही है। आपको बता दें कि 2 मई को शरद पवार ने पहली बार पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नेता और कार्यकर्ता चाहते थे कि वे पद पर बने रहें। कार्यकर्ता मनाते रहे, उन्हें खून से खत लिखे, पर पवार नहीं माने। इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश करते हुए एक समर्थक ने शरद पवार को खून से पत्र लिखा था। इसे उन्होंने खुद अपने समर्थकों को दिखाया था। तब सिर्फ अजित पवार थे जिन्होंने कहा था कि शरद पवार की उम्र को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वो सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे, अध्यक्ष नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी में नहीं है। आप भावुक ना हो, जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इससे ये मैसेज गया कि अजित पवार शरद पवार के इस्तीफे से खुश हैं। शरद पवार ने 10 जून को पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इससे जाहिर हो गया कि सुप्रिया सुले एनसीपी चीफ की अगली उत्तराधिकारी है। अजित पवार की नाराजगी की एक वजह यह भी थी। अजित पवार का खेमा भी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज था। उन्होंने भी अजित पवार पर पार्टी से अलग होने का दबाव बनाया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यहां तक है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के बाद बीजेपी लगातार हार रही है, इसलिए यह नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। सत्ता में फिर से वापसी और एकनाथ शिंदे को साथ लेने के बावजूद बीजेपी उपचुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अंधेरी के उपचुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार तक नहीं उतारा था। उद्धव गुट वाली शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ये चुनाव जीत गई। नागपुर और अमरावती में हुए एमएलसी चुनाव में भी दोनों दलों के उम्मीदवार हार गए और कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए। पुणे का कस्बा पैठ बीजेपी के लिए सबसे पावरफुल सीट थी। इसके बावजूद यहां कांग्रेस का उम्मीदवार चुनकर आया। इससे क्लियर हो गया कि लोग सरकार से खुश नहीं हैं। यही वजह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने यह बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। अब बीजेपी ने अजित पवार को अपने साथ मिलाकर एनसीपी के कोर वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से अजित पवार नाराज थे ही। उनके फैसलों को पार्टी में लगातार अनदेखा किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी तोड़कर एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया। अब पूरे घटनाक्रम में एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है और वह यह है कि शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर अलग पार्टी बनाई। उनके 16 विधायकों को अयोग्य करार देने का फैसला भी बाकी है। माना जा रहा है कि अब यह फैसला शिंदे गुट के खिलाफ ही आएगा। इसके बाद शिंदे गुट से के बचे हुए यानी 40 विधायकों की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। इससे मौजूदा सरकार अल्पमत में आ जाएगी और महाराष्ट्र में फिर से बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बड़े बदलाव से बचने के लिए बीजेपी ने अजित पवार को सरकार में शामिल होने का ऑफर दिया। अजित पवार कई बार दावा कर चुके हैं कि उनके साथ 40 विधायक हैं। इसके साथ ही एक और दावा किया जा रहा है कि अगले 8 या 10 दिन में महाराष्ट्र में फिर से एक शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले एकनाथ शिंदे सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसी के साथ शिंदे गुट का राजनीतिक अस्तित्व भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मौजूदा सरकार चाहती है कि देश की सबसे अमीर महानगरपालिका यानी बीएमसी पर उसका कब्जा रहे। यहां उद्धव गुट के पास बहुमत है, लेकिन पवार या कहें कि एनसीपी के आने से दोनों गुट और मजबूत हो जाएंगे और बीएमसी पर एनडीए का कब्जा हो सकेगा। दूसरी ओर सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है इसमें शिंदे गुट की सहमति है। बिना उनके बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। शिंदे सरकार मंत्रिमंडल विस्तार भी करने वाली थी। ऐसे में अजित पवार का आना साबित करता है कि बीजेपी को अंदेशा हो गया है कि वे विधायकों की अयोग्यता पर आए फैसले को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। शरद पवार की वजह से अजित पवार सीएम बनते बनते रह गए। दूसरी बार महाविकास अघाड़ी सरकार बनी तो अजित पवार का नाम सबसे आगे चल रहा था। उनके नाम पर तीनों दलों में कोई विवाद नहीं था। हालांकि शरद पवार ने उन्हें बाईपास कर उद्धव ठाकरे को सीएम बनवाया। शरद पवार के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अजित पवार को लगा था कि उन्हें ही पार्टी की कमान मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पवार ने अजित की जगह सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया।
इस फैसले ने भी बात को और बिगाड़ दिया। 2021 में सेंट्रल एजेंसियों ने अजित पवार और उनके परिवार के सदस्यों के घर पर रेड की थी। कहा जाता है कि शरद पवार ने अजित पवार की मदद नहीं की थी और खुद को मामले से अलग कर लिया था। यहां तक कि अजीत के बेटे पार्थ पवार को मावल सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाने का भी शरद पवार ने विरोध किया था। इस बात से भी अजीत पवार नाराज थे। उनके रुख को देखते हुए मजबूरी में पार्थ को टिकट देना पड़ा था। पार्टी के करीबी सूत्रों के बताते हैं कि अजीत पवार इस बात से खफा थे कि पार्थ को शरद पवार के इशारे पर ही ग्राउंड पर सपोर्ट नहीं दिया गया और वे चुनाव हार गए। दरअसल अजीत पवार और शरद पवार के बीच की अनबन 2004 में शुरू हुई थी। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने का मौका गंवा दिया था। तब अजीत पवार ने कहा था कि 2004 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। उस चुनाव में एनसीपी को 71 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी, इसलिए मुख्यमंत्री का पद एनसीपी को मिलना चाहिए था। शरद पवार ने कांग्रेस के साथ बात की और कांग्रेस को मुख्यमंत्री का पद दे दिया। उसके बदले में 2 कैबिनेट पद और 1 राज्य मंत्री का अतिरिक्त पद लिया गया था। यहीं से शरद पवार और अजीत पवार के बीच अनबन शुरू हो गई थी। 2009 के चुनाव में भी टिकट बंटवारे को लेकर शरद पवार और अजीत पवार के बीच खटास आ गई थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी 10 बीजेपी के और 10 शिंदे गुट वाली शिवसेना के हैं। 23 पद खाली थे। अब अजीत पवार गुट के 9 मंत्री हो गए, यानी 29 मंत्री बन चुके हैं। 14 और बनाए जा सकते हैं। अजीत पवार ने शपथ के बाद कहा भी था कि उनके साथ आए विधायकों में से और मंत्री बनाए जाएंगे। अजीत पवार 8 विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप बसले पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बंसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशरीफ के साथ राजभवन पहुंचे और सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक एजेंसी के मुताबिक अजीत सहित बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता की बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। महाराष्ट्र में अगले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके 6 महीने पहले आम चुनाव होंगे। अजीत के सरकार में शामिल होने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमारी सरकार को 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में नेता विपक्ष का जो पद है वो कांग्रेस को मिल सकता है। विपक्ष में सबसे ज्यादा 44 सीटें अब कांग्रेस के पास हैं। महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण हो चुका है। नवंबर 2019 में अजित पवार ने भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सरकार केवल 80 घंटे चली थी। इसके बाद 2019 में ही अजित ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महागठबंधन की। यदि हम आपको बता दें कि 2019 में ही अजित पवार ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। यह सरकार जून 2022 में गिर गई। इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और चौथा शपथ ग्रहण एक बार फिर हुआ और अजीत पवार ने शपथ ली। उन्होंने 2 जुलाई 2023 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजीत पवार के इस कदम के पीछे कई कारणों के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में विपक्षी दलों के 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र किया था। तब उन्होंने महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ के कोऑपरेटिव और सिंचाई घोटाले का भी नाम लिया था। ये दोनों विभाग अजीत पवार के पास ही थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान एनसीपी और उद्धव गुट के दर्जन भर नेताओं पर सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की थी। सवाल यह है कि अब इन मामलों का क्या होगा? क्या केंद्रीय एजेंसियां जो हैं उनकी जांच जारी रहेगी या फिर विपक्ष के मुताबिक भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर सभी नेताओं के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे? महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी नेताओं में डिप्टी सीएम अजीत पवार सहित छगन भुजबल और हसन मुशरीफ के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। इनमें से कोई जमानत पर है तो किसी को सजा मिल चुकी है, किसी का केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। अजीत पवार के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से दिए गए लोन में अनियमितताओं के आरोप है। एक जनहित याचिका के आधार पर ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। हालांकि सितंबर 2020 में ईओडब्ल्यू ने स्पेशल कोर्ट में कहा कि उन्हें अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है और केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। ईडी ने इसका विरोध किया
लेकिन कोर्ट ने आपत्ति खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि ईओडब्ल्यू ने केस बंद कर दिया है तो ईडी भी आगे जांच नहीं कर सकती। उस समय राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर कोई फैसला करती उसके पहले ही राज्य में सरकार बदल गई। इस पर ईओडब्ल्यू ने भी अपना स्टैंड बदला और अक्टूबर 2022 में कोर्ट से कहा कि वह जांच जारी रखना चाहती है। अभी ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है, हालांकि अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। इसी बीच ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच में आरोप पत्र दायर किया। बैंक से लोन लेने वाली चीनी सहकारी समितियों को खरीदने वाली कुछ कंपनियों में अजीत की भूमिका का ईडी ने अपने आरोप पत्र में बड़े पैमाने पर उल्लेख किया, लेकिन अजीत को मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। हालांकि उनसे जुड़ी एक कंपनी को मामले के सिलसिले में अप्रैल में नामित किया गया था। यह पूछे जाने पर कि उनका नाम क्यों नहीं लिया गया, तब पवार ने कहा था कि जांच अभी जारी है और उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है। जब अजीत पवार कांग्रेस एनसीपी सरकार में जल संसाधन और विदर्भ इरिगेशन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे, तब सिंचाई परियोजनाओं में घोटाले के आरोप लगे थे। जनहित याचिका के आधार पर महाराष्ट्र एसीबी ने इन मामलों की कोर्ट की निगरानी में जांच शुरू की। हालांकि 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ 3 दिन की सरकार बनाने के एक दिन बाद एसीबी ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उनको क्लीन चिट दी गई। हालांकि रिपोर्ट को अभी कोर्ट ने मंजूर नहीं किया है। जब महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई तो कुछ बीजेपी नेताओं ने मामले की दोबारा जांच करने की मांग शुरू कर दी। हसन मुशर्रफ के खिलाफ सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मुंबई में ईडी की जांच चल रही है। मुंबई की विशेष कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी दलीलों में मुशर्रफ ने कहा था कि उनके खिलाफ केस एक साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ईडी मामलों में शामिल करने की जानबूझकर कोशिश की गई और सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में ईडी का उपयोग राजनीतिक बदला लेने और नुकसान पहुंचाने या राजनीतिक कैरियर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जाता है। मुशर्रफ की अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी। पिछले हफ्ते इसी 11 जुलाई तक इस राहत को बढ़ा दिया गया था। इसी केस में ईडी उनके 3 बेटों के खिलाफ भी जांच कर रही है। उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। छगन भुजबल 2 साल जेल में रहे, अभी जमानत पर हैं। 2006 में 3 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए देने में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया। तब भुजबल राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन, अंधेरी में नया आरटीओ ऑफिस और मालाबार हिल में एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए चमनकर डेवलपर्स को ठेके दिए गए थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग केस दर्ज किया। एजेंसी ने मामले में भुजबल को गिरफ्तार किया। 2 साल जेल में रहने के बाद 2017 में उन्हें जमानत दे दी गई। सितंबर 2021 में जब एमबीए सत्ता में थी, एक विशेष कोर्ट ने भुजबल और अन्य को बरी कर दिया। इस साल जनवरी में एक कार्यकर्ता ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की और वह भी पेंडिंग है। मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले के संबंध में एसीबी ने एक केस दर्ज किया है। यह स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। छगन भुजबल ने डिस्चार्ज याचिका दायर की है, जिस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। इसी बीच एक बात और है जिस पर चर्चा लाजमी है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बड़ी बात कही है। दरअसल सामना में लिखे एक लेख में शिवसेना ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए भाजपा ने अजीत पवार से हाथ मिलाया है। लेख के अनुसार जल्द ही अजीत पवार एकनाथ शिंदे की जगह ले लेंगे। सामना में शिवसेना ने दावा किया है कि अजीत पवार सिर्फ डिप्टी सीएम बनने के लिए सरकार में नहीं आए हैं या डिप्टी सीएम बनने के लिए सरकार में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को जल्द ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पवार की ताजपोशी होगी। लेख में यह भी लिखा गया है कि राज्य की राजनीति में जो भी घट रहा है वह लोगों को पसंद नहीं आएगा। महाराष्ट्र में ऐसी राजनीतिक परंपरा नहीं रही है और लोग इसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। सामना में लिखा गया है कि शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों ने बगावत का पहला कारण एनसीपी को बताया था, लेकिन वो अब क्या करेंगे? शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शिंदे गुट के नेताओं के चेहरे के भाव इस बात का सबूत हैं कि उनका भविष्य अंधकार में है। उनका कथित हिंदुत्व खत्म हो चुका है। वह दिन दूर नहीं जब शिंदे और उनके बागी साथी अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे।
बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में अभी और भूचाल आना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा लोकसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए शिंदे गुट को भी ताक पर रख सकती है या अजीत पवार का कद किस हद तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सबकी निगाह अब शरद पवार के अगले कदम पर भी टिकी हुई है। देखते हैं राजनीति में कभी कुछ भी संभव है, यह कहावत कहां तक चरितार्थ दिखाई देगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।